नमस्कार बच्चों। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं हूँ आपकी हिंदी की अध्यापिका और मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। और आज हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं पढ़ने के लिए क्लास 7th की हिंदी। क्लास 7th की हिंदी में, जैसे कि आप सभी को पता ही है, हमारे व्याकरण का खंड चल रहा है और व्याकरण में हमने अपने स्टार्टिंग से, शुरुआत से जो व्याकरण के जो भाग हैं उनके बारे में पढ़ा, फिर संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण अभी हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। आज हम एक नया पार्ट व्याकरण से लेंगे, क्रिया। तो क्रिया के बारे में आप सभी जानते हैं कि किसी काम के करने या होने का जो जिस शब्द या शब्द समूह से हमें किसी कार्य के करने या होने का पता चलता है उसे हम क्रिया कहते हैं। तो क्रिया के बारे में और भी बहुत सारी बातें हम पढ़ेंगे, क्रिया के भेदों को जानेंगे। तो इन सारी चीजों को पढ़ने के लिए हमें स्मार्ट बोर्ड की तरफ चलना है। तो आप सभी कॉपी, पेन, पेंसिल लेकर बैठिए। पढ़ने के साथ साथ हम अपनी कॉपी में भी लिखेंगे ताकि हम इसको घर में एक बार रिवाइज करेंगे, चीजों को समझेंगे। तो शुरू करते हैं आज का सेशन। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, आज का हमारा टॉपिक है क्रिया। कॉपी का नया पेज लेंगे और उस पे लिखेंगे ठीक है, परिभाषा। सबसे पहले हम परिभाषा लिखते हैं। तो क्रिया के बारे में सबने पहले से पढ़ा है कि सभी जानते हैं कि जो शब्द या शब्द समूह हमें किसी कार्य के होने के बारे में बताता है अथवा किसी घटना के घटने के बारे में या किसी वस्तु, व्यक्ति या वस्तु की स्थिति के बारे में बोध कराता है, उसे हम क्रिया कहते हैं। ठीक है, इसको एक बार परिभाषा लिख लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। जो शब्द या शब्द समूह किसी कार्य के होने या किसी घटना के घटने, किसी व्यक्ति, वस्तु की स्थिति आदि का बोध कराते हैं। वे क्रिया कहलाते हैं। ठीक है, जो शब्द या शब्द समूह किसी कार्य के होने या किसी घटना के घटने, किसी व्यक्ति वस्तु की स्थिति आदि का बोध कराते हैं, आदि का बोध कराते हैं, वे क्रिया कहलाते हैं। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल, नेहा लिख रही है। ठंडी
हवा चल रही है। मोहन पढ़ रहा है। पर्दा हिल रहा है। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि जो सारे सेंटेंस हैं इसमें क्रिया हो रही है। ठीक है, जैसे नेहा लिख रही है, ठंडी हवा चल रही है, मोहन पढ़ रहा है, पर्दा हिल रहा है। ठीक है, नेहा लिख रही है, ठंडी हवा चल रही है, मोहन पढ़ रहा है, पर्दा हिल रहा है। तो सारे सेंटेंसेस में क्रिया हो रही है। तो अब आपको पता चल गया होगा कि क्रिया का अर्थ है काम। कोई भी काम जहां पर हो रहा है वहां पर क्रिया है। ठीक है, जैसे आना, जाना, पीना, खाना, बोलना, चलना, गाना, नाचना, लिखना। तो सारे शब्द आप देख रहे हैं, जितने भी यहाँ पर शब्द आपको दिए दिए जा रहे हैं, ये सारे शब्द जो हैं वो है क्रिया। क्या है सारे शब्द? क्रिया। अर्थात सारे शब्दों में काम हो रहा है, किसी काम के होने या फिर करने का बोध हमें हो रहा है। आना, जाना, पीना, खाना, बोलना, चलना, गाना, नाचना, लिखना, पढ़ना, सोना। ठीक है, तो ये सारे शब्द क्या है? क्रिया है। और यहाँ पर जो भी काम है या तो क्रिया है, क्रिया या तो होती है और या फिर उसे किया जाता है। कोई भी काम है या तो वो हो रहा होता है या फिर उसको किया जाता है। जैसे चलता है, बोलता है, खाता है, जाता है। ठीक है, और या फिर क्रिया करनी है, जैसे खाना, जाना, पीना, बोलना, चलना, गाना, नाचना, लिखना आदि। तो यहाँ पर जो काम करता है उसको क्या कहते हैं? जो काम करता है। काम करने वाला व्यक्ति क्या है? कर्ता। ठीक है, जैसे अंशु पढ़ रही है। अंशु पढ़ रही है, तो कर्ता कौन है यहाँ पर? अंशु। अंशु पढ़ रही है। ठीक है, तो अंशु क्या है? यहाँ पर कर्ता है। तो अब क्रिया में दो चीजें होती हैं किसी भी क्रिया शब्द में, एक कर्ता और दूसरा मूल धातु। ठीक है, मूल धातु क्या होती है? अब ये मूल धातु क्या होती है? तो क्रिया का जो मूल रूप होता है वो धातु कहलाता है। क्रिया का मूल रूप धातु कहलाता है। अगर मैं यहाँ पर लिखूं लिखना या गाना या जाना, चलना, बोलना, तो मैंने आपको क्या बताया कि क्रिया का जो मूल जो रूप होता है वो धातु कहलाता है। क्रिया का मूल रूप क्या कहलाता है?
धातु कहलाता है। तो क्रिया का मूल रूप धातु कहलाता है। तो यहाँ पर मैंने कुछ शब्द आपको, कुछ क्रियाएं मैंने आपको यहाँ पर दी है। तो इनका मूल रूप क्या है आप देख रहे होंगे। सारी क्रियाओं में पीछे एक समान ना शब्द का प्रयोग हुआ है। लिख ना, गा ना, जा ना, चल ना, बोल ना, सो ना, पढ़ ना। तो इस तरह ये सारे शब्द क्या है, जैसे लिखना, खाना, चलना, बोलना, इन सभी रूपों में, इन सभी शब्दों में जो ना शब्द है वो समान है। आप देख पा रहे हैं कि इन सभी में जो ना शब्द है वो समान है। ठीक है, तो इनका मूल शब्द क्या होगा। यहाँ पे ये जो, जैसे लिख, गा, जा, चल, बोल, तो ये समान रूप से जो मिलने वाले शब्द हैं, इस मिलने वाले जो अंश हैं उनको धातु कहा जाता है। ठीक है, जैसे यहाँ पर लिखना बोला तो इसमें क्या धातु है, यहाँ पर लिख, गा, जा, चल, बोल। अगर मैं यहाँ सोना लिखूं तो सो, पढ़ना लिखूं तो पढ़। तो इस तरह के जो ये शब्द हैं, समान रूप से मिलने वाले जो ये अंश है, इसको हम धातु कहते हैं। तो जैसे यहाँ पर लिखे गए हैं लिख, गा, चल, जा, बोल, ये सारे शब्द क्या है, धातु है। ठीक है, धातु आप समझ गए होंगे कि क्रिया का जो मूल रूप होता है उसको धातु कहा जाता है। क्रिया के मूल रूप को धातु कहा जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्रिया के भेद। तो क्रिया के भेदों के बारे में पढ़ेंगे। क्रिया के भेद। तो क्रिया के दो भेद होते हैं। ठीक है, क्रिया के दो भेद होते हैं। कौन कौन से दो भेद होते हैं क्रिया के। नंबर एक, प्रयोग के आधार पर। नंबर दो, रचना के आधार पर। ठीक है, तो क्रिया के मुख्य रूप से दो भेद होते हैं, प्रयोग के आधार पर और रचना के आधार पर। सबसे पहले हम प्रयोग के आधार पर क्रिया के भेदों को पढ़ेंगे। तो प्रयोग के आधार पर क्रिया के दो भेद, फिर से दो उपभेद होते हैं। इसको एक बार यहाँ पर हम लिखेंगे। प्रयोग के आधार पर क्रिया के भेद। प्रयोग के आधार पर क्रिया के भेद। तो प्रयोग के आधार पर भी क्रिया के यहाँ पर दो भेद होते हैं। सबसे पहले क्रिया के दो भेद होते हैं। ठीक है, उसके बाद प्रयोग के आधार पर भी क्रिया के दो भेद होते हैं। ठीक है, पहले प्रयोग के आधार पर और रचना के आधार पर, और प्रयोग के आधार पर भी दो भेद होते हैं, सकर्मक क्रिया और आकर्मक क्रिया। तो सबसे पहले हम प्रयोग के आधार पर पढ़ेंगे। तो यहाँ पर लिख लेते हैं सकर्मक और अकर्मक। ठीक है, ये दो प्रकार के होते हैं प्रयोग के आधार पर, सकर्मक क्रिया और आकर्मक क्रिया।
सबसे पहले प्रयोग के आधार पर पढ़ रहे हैं और प्रयोग के आधार पर भी हमने जाना कि दो प्रकार के होते हैं, सकर्मक क्रिया और आकर्मक क्रिया। सबसे पहले सकर्मक क्रिया। सकर्मक अर्थात स क्या होता है? स अर्थात कर्म के साथ, सकर्मक अर्थात कर्म के साथ, ठीक है। तो सकर्मक जो क्रिया है इसको हम पढ़ेंगे सबसे पहले। सकर्मक, स अर्थात साथ, कर्मक का अर्थात कर्म के, ठीक है। सकर्मक मीन्स स अर्थात साथ, कर्मक अर्थात कर्म के। तो सकर्मक क्रिया क्या होती है? सकर्मक का अर्थ होता है कर्म के साथ, जिन क्रियाओं में व्यापार का फल कर्म पर पड़ता है, क्रिया के व्यापार का फल कर्म पर पड़ता है, वहां पर सकर्मक क्रिया होती है। एग्जाम्पल से इसको समझ लेंगे, जैसे धोबी कपड़े धोता है। धोबी कपड़े धोता है। तो यहाँ पर धोबी कपड़े धोता है, तो वाक्य क्या है? ये आपका वाक्य है, पूरा एक सेंटेंस है। और इसमें कर्ता कौन है? धोबी है। कर्म क्या है? कपड़े है। और धोता है क्या है? क्रिया है। तो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि इस क्रिया में कर्म है, यानी कि कर्म के साथ धोबी कपड़े धोता है। धोता है कौन? धोबी कपड़े। तो यहाँ पर क्रिया के जो व्यापार का जो फल है वो कहाँ पर पड़ रहा है? कर्म पर पड़ रहा है, अर्थात धोबी जो है वो कपड़े धोता है। सकर्मक क्रिया के भी दो भेद होते हैं। बिल्कुल इसको इस तरह से हम पढ़ेंगे, बिल्कुल ध्यान पूर्वक पढ़ना है कि सबसे पहले हमने कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। सबसे पहले हमने क्रिया के भेदों को पढ़ना शुरू किया है और क्रिया के भेद हमने दो बताए कि प्रयोग के आधार पर और दूसरा रचना के आधार पर। और सबसे पहले हमने पढ़ना शुरू किया है प्रयोग के आधार पर और उसमें भी हमने क्रिया के दो भेद बताए हैं, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया अर्थात कर्म के साथ, जहां पर कर्म साथ में होता है उसको हम सकर्मक क्रिया कहते हैं। ये हमने प्रयोग के आधार पर क्रिया के दो भेद बताए। अब हम जब सकर्मक क्रिया को पढ़ रहे हैं तो उसमें भी हमने बताया कि स अर्थात साथ में, कर्मक अर्थात कर्म के, यहाँ पर कर्म साथ में होता है, अर्थात क्रिया के व्यापार का जो फल होता है वो किसमें वो क्रिया के जिन क्रियाओं में व्यापार का जो फल होता है वो कर्म पर पड़ता है, उसको सकर्मक क्रिया कहते हैं। और यहाँ पे मैंने आपको एग्जाम्पल भी इसका बताया। अब मैं आपको एक चीज बताऊंगी कि सकर्मक क्रिया के भी दो भेद होते हैं। सकर्मक क्रिया के दो भेद कौन से होते हैं? इसको भी लिखिए, सकर्मक क्रिया के दो भेद होते हैं। सकर्मक क्रिया के दो भेद होते हैं। तो कौन कौन से दो भेद होते हैं? एक कर्मक क्रिया
क्रिया, और दूसरा द्विकर्मक क्रिया। अब इसको पढ़ेंगे, सबसे पहले एक कर्मक को पढ़ेंगे। तो जिस क्रिया में केवल एक कर्म हो उसे एक कर्मक कहते हैं। ठीक है, जिस क्रिया में क्रिया जिस क्रिया में केवल एक कर्म हो उसे एक कर्मक क्रिया कहते हैं। ठीक है, तो जैसे एक कर्मक क्रिया, एग्जाम्पल, बच्चा फल खाता है। ठीक है, गाय पानी पीती है। ठीक है, तो क्या हमने बताया कि जहां पर केवल एक कर्म होता है, तो जैसे बच्चा फल खाता है, गाय पानी पीती है, तो यहाँ पर वाक्यों में जो ये वाक्य दो यहाँ पर दिए गए हैं, इसमें फल और पानी में एक एक कर्म आता है। अर्थात बच्चा फल खाता है, गाय पानी पीती है। ठीक है, केवल एक एक कर्म यहाँ पर आ रहा है, तो इसीलिए इसे एक कर्मक क्रिया हमने माना है। आगे बढ़ते हैं, द्विकर्मक क्रिया। क्रिया, इसमें क्या होता है, इस क्रिया में दो कर्म होते हैं, जैसे कि हमें नाम से ही पता चल रहा है। तो यहाँ पर क्रिया में दो कर्म होते हैं, इसीलिए ये दो द्विकर्मक क्रिया कहलाती है। जिस क्रिया में दो कर्म होते हैं, जिस क्रिया में दो कर्म होते हैं, वह द्विकर्मक क्रिया कहलाती है। ठीक है, तो यहाँ पे एग्जाम्पल से इसको समझते हैं पहले। जैसे जैसे बच्चा पक्षियों को दाना डाल रहा है। बच्चा पक्षियों को दाना डाल रहा है। ठीक है, औरत साड़ियां बुन
रही है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं पक्षियों, साड़ियां, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, केवल एक कर्म नहीं है, यहाँ पर आपको सेंटेंस जब आप पढ़ेंगे, वाक्य जब आप पढ़ेंगे तो एक से ज्यादा कर्म होने का पता चल रहा है। जैसे बच्चा पक्षियों को दाना डाल रहा है, औरत साड़ियां बुन रही है, ठीक है। तो इस तरह इन सेंटेंसेस से, इन वाक्यों से हमें पता चल रहा है कि यहाँ पर द्विकर्मक क्रिया है। तो बिल्कुल अभी तक आपको कंफर्म हो गया होगा सबसे पहले कि हम प्रयोग के आधार पर पढ़ रहे थे क्रिया को, क्रिया के भेदों को पढ़ा, प्रयोग के आधार पर शुरू किया, प्रयोग के आधार पर हमने सकर्मक क्रिया बताई और उसके बाद हमने अकर्मक क्रिया हमने बताई। तो सकर्मक क्रिया हमने शुरू की। सकर्मक का अर्थ हमने बताया, अर्थात साथ, कर्मक अर्थात कर्म के। तो धोबी कपड़े धोता है, अर्थात यहाँ पर कर्म है, कर्म के साथ है, तो इसीलिए इसे सकर्मक कहा। और फिर इसके भी हमने दो भेद बताए, एक कर्मक, द्विकर्मक। जहाँ पर एक कर्म है हमने उसको एक कर्मक कहा। जैसे जिस क्रिया में केवल एक कर्म है उसे एक कर्मक कहते हैं, जैसे बच्चा फल खाता है, गाय पानी पीती है। उसके बाद हमने द्विकर्मक पढ़ा, जिस क्रिया में दो कर्म होते हैं वहां पर वह द्विकर्मक क्रिया कहलाती है, जैसे बच्चा पक्षियों को दाना डाल रहा है। और इसी तरह हम फटाफट से आगे बढ़ेंगे, पढ़ेंगे अकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया ये हम प्रयोग के आधार पर दूसरा भाग पढ़ रहे हैं, अकर्मक क्रिया। तो बिल्कुल नाम से ही पता चल रहा है कि अ का अर्थ है बिना और कर्मक का अर्थ है कर्म के, ठीक है। तो जहां पर कर्म उपस्थित नहीं होता है, जहां पर कर्म नहीं होता है उसे हम अकर्मक क्रिया कहते हैं। तो इस तरह हम क्या लिखेंगे इसमें कि जिन क्रियाओं के व्यापार का फल कर्म पर ना होकर कर्ता पर होता है। फटाफट से लिखेंगे इसके परिभाषा में, जिन क्रियाओं के व्यापार का फल कर्म पर ना होकर कर्ता पर होता है, उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। इस तरह आगे लिखेंगे। और इन क्रियाओं में अधिकतर कर्म कारक नहीं होता है, अर्थात यहाँ पर कर्म उपस्थित नहीं होता है। जैसे इसके बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं कि जहां पर कर्म नहीं होता है, जैसे बालक खा रहा है, ठीक है। और भी इस तरह के बहुत सारे एग्जाम्पल हम लिख सकते हैं। तो जिन क्रियाओं के व्यापार का फल कर्म पर ना होकर सीधे कर्ता पर होता है उसे हम अकर्मक कहते हैं। तो ये था, हमने पढ़ा प्रयोग के आधार पर। आगे हम पढ़ेंगे रचना के आधार पर क्रिया के भेद। तो आज हमने क्रिया के बारे में पढ़ा, क्रिया के भेदों के बारे में पढ़ा और मूल धातु के बारे में जाना। तो क्रिया के जो भेद है पहले प्रयोग के आधार पर हमने कंप्लीट कर लिया है, रचना के आधार पर हम आगे के सेशंस में पढ़ेंगे। तो आज आपने जितना भी पढ़ा आप इसको एक बार रिवाइज करेंगे, क्योंकि इस पार्ट से संबंधित और पिछले पाठों से जुड़ी हुई एक्सरसाइज भी हमने करनी है। बहुत सारे प्रश्न हमने अपने अभ्यास से जुड़े हुए करने हैं। तो आप जितना भी लिखते हैं अपनी कॉपी में उसको साथ साथ रिवाइज भी करते जाइए। तो मिलेंगे नए सेशन में, इसे कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।